हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज इस वीडियो में हम क्रिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्रिएशन, ये जो सब कुछ है, ये क्या है, ये कैसे आया, और इसका हम रेफरेंस ईसा उपनिषद के शांति मंत्र से इसको रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्रिएशन वास्तव में कैसे होता है, इसका क्रिएटर से इसका क्या रिश्ता है, या कोई क्रिएटर है या ये क्रिएशन ही अपने आप में क्रिएटर है। मतलब इन तरह के क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसकी अवस्था ये ऐसे क्यों हुई। मतलब ये जो जगत है ये अपने आप में ऐसा क्यों है जैसा ये हमें दिखता है और जैसा ये फैक्चुअली होता है। तो उसमें क्या रिलेशन है इसके क्रिएटर से और ये वास्तव में है क्या। तो हम डायरेक्ट उस मंत्र पे आएंगे, ईसा उपनिषद के शांति मंत्र पे, और वहाँ से फिर रिलेट करके चीज़ों को समझेंगे। आगे इसकी डिस्क्रिप्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो ईसा उपनिषद जब स्टार्ट होती है तो उसमें जो फर्स्ट मंत्र है वो फर्स्ट मंत्र ऐसा है, फर्स्ट मंत्र नहीं, शांति मंत्र। कोई भी उपनिषद जब स्टार्ट होती है तो एक शांति मंत्र के साथ वो स्टार्ट होती है। फिर उसके जो उसमें मंत्र होते हैं 18 उसमें मंत्र हैं ईसा उपनिषद में, तो वो फिर आगे की बात है। हम बस अभी शांति मंत्र की बात करेंगे। तो शांति मंत्र इस प्रकार है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। इस शांति मंत्र से ईसा उपनिषद स्टार्ट होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम पूर्णमदः means that is Purna. That means what? That Brahman, that God, or that absolute ultimate reality is Purna, complete. And Purna Idam, this creation, this whatever we see, is also complete. That is complete, this is complete. Purnamada Purnamidam Purnat Purna Mudachyate. From that complete, this complete has come out. और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्ण ब्रह्म से ये पूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है, या ये मुदच्यते। इसको हम थोड़ा और गहराई से समझें तो स्पिल्स ओवर, कि डैट कंप्लीट ब्रह्मन ने इस संसार को स्पिल किया अपने अंदर से, इसको बाहर किया। और ये क्यों किया इसको हम अभी डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे समझते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि अगर इस उस पूर्ण ब्रह्मन से, उस पूर्ण अल्टीमेट रियलिटी से, कंप्लीट अल्टीमेट रियलिटी से इस पूर्ण कंप्लीट संसार को, क्रिएशन को निकाल दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो भी पूर्ण मेवावशिष्यते, पूर्ण ही रहेगी, पूर्ण ही बचा रह जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बनाने के बाद उसमें कुछ कमी पड़ गई, उसका कुछ घट गया, या ये उस संसार से वो कंप्लीट हो रहा है। अगर हम इस पूरे संसार को भी उससे सब्सट्रैक्ट कर दें, उस पूर्ण ब्रह्मन से, फिर भी वो पूर्ण ब्रह्मन ही बचा रहेगा, वो पूर्ण अल्टीमेट रियलिटी ही बची रहेगी, दैट सुप्रीम रियलिटी, जिससे कि ये सब कुछ स्पिल्स ओवर आउट हुआ है, ये क्रिएशन बनी है। ओम पूर्णमदः, दैट इज कंप्लीट, पूर्ण इदम, दिस इज कंप्लीट, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। फ्रॉम डैट कंप्लीट दिस कंप्लीट हैज़ केम आउट। एंड पूर्णस्य पूर्णमादाय, फ्रॉम डैट कंप्लीट इफ दिस कंप्लीटनेस इज टेकन आउट,
पूर्णमेवावशिष्यते, that पूर्ण will only remain, that completeness will still remain. ओम शांति शांति शांति। लिटरली इसको समझना तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि हाँ पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई, वो पूर्ण था है, ये भी पूर्ण है, और अगर पूर्ण से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचा रहेगा। इसको हम याद कर सकते हैं कि हाँ गॉड इज़ समथिंग, कि वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमें नहीं पता, बट इसको हमने समझना है सही से। ऐसे नहीं है कि वो जो लिख दिया उसको हमने स्वीकार कर लिया है, इसको समझना है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसमें और क्या हम लगा सकते हैं कि हम इसे मतलब हम ग्रैस्प कर पाएँ। श्रवण तो कर लिया इस चीज़ का, इसको हम मनन कर पाएँ, अपने अंदर उतार पाएँ, कि इसकी सच्चाई को हम देख पाएँ। किसी चीज़ को सुन लेना किसी के कहे जाने से वो उसके सच होने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं कि वो उसकी सत्यता की पुष्टि कर ही दे। जब तक वो हमारे अंदर हमारा पार्ट नहीं बनता, हमारे से वो सत्य स्थापित नहीं होता, तब तक वो भले ही सत्य हो, लेकिन उससे हमारा कोई बहुत वास्ता नहीं होता है। जैसे बुद्ध ने कहा था ना कि तुम निकलो, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट उसके एसेंस को बता रहा हूँ, कि तुम निकलो और तुम अपने अनुभव से जानो कि वो क्या है, तुम अपने बुद्धि से जानो कि वो क्या है, और सब कुछ देखो समझो, और जब तुम्हें कोई चीज़ ऐसे स्वीकार करने लायक समझ तुम्हारे भीतर गहरी बैठ जाए किसी चीज़ की, फिर कोई लाख कहे तो भी तुम उस पर डटे रहो। लेकिन सीखो खुद से, किसी और के कहने से नहीं। कुछ सच है तो किसी और के कहने से नहीं। जानो समझो, क्यूरियस हो, जिज्ञासा करो, उसका अवलोकन करो, और फिर जब वो तुम्हारे लिए सत्य साबित हो, जब तुम्हें वो लगे कि हाँ बिल्कुल वो ऑथेंटिक बात है, ऑथेंटिक चीज़ है, तो फिर तुम उस पर डटे रहो। फिर तुम्हें कोई दूसरा लाख पूरी दुनिया अलग हो जाए, तुम्हारे अपोजिट हो जाए, फिर भी तुम उसको कहे चले जाओ, क्योंकि उसको तुमने खुद से, अपने अनुभव से, अपनी बुद्धि से उसको ग्रैस्प किया है, उसको जाना है। तो इसी पे हम और थोड़ी लाइट रखेंगे कि ये इसमें क्या कही जा रही है, कौन सी बात कही जा रही है। कि इसको हम ऐसे भी एक एग्जांपल से समझेंगे, मैथमेटिकली इसको हम समझने की कोशिश करेंगे पहले, कि इसकी मैथमेटिकली इसको समझना पॉसिबल है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि that is complete, this is complete, and from that completeness, if this completeness is taken out, still the completeness will remain. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करते जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो वो कहाँ तक जाएगी, वो एडिशन कहाँ तक जाएगी? सिंपल है, इन्फिनाइट तक जाएगी। चलते 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 वो चलती रहेगी, वो रुकने नहीं है। इन्फिनाइट तो एक अपने आप में ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप ग्रैस्प नहीं कर सकते माइंड से। वो इन्फिनाइट चलती रहेगी। इसके लिए हमने एक सिंबल बनाया है कि वो कहाँ तक चलेगी, तो इन्फिनाइट। ठीक है, अब मान के चलो कि ऑड नंबर लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, इसको भी हम ऐड करते रहते हैं। इसको जब हम ऐड करते रहेंगे तो ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनाइट तक जाएगी। ये भी चलती रहेगी, हर एक नंबर के बाद हमें एक ऑड नंबर मिलता रहेगा। 1 मिला, 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर 7 मिला, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, S23, 25, 27, ऐसे करके ऑड नंबर की भी सीरीज चलती रहेगी। तो उस नेचुरल नंबर को समझो कि वो पूर्ण ब्रह्म है। नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 इन्फिनाइट तक, वो पूर्ण ब्रह्मन है, सुप्रीम रियलिटी। और इस ऑड नंबर को समझो 1 3 5 7 9 कि ये दिस संसार जो उसी का पार्ट है, उसी से ये हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट किया, उसको निकाला है। नेचुरल नंबर के सीरीज़ से हमने ऑड नंबर को निकाला है और इसको ये संसार कर दिया है। ठीक है, अब वो अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि वो इन्फिनाइट तक है। ठीक है,
ये अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि ये इन्फिनाइट तक है। समझ रहे हो इसको? मतलब हमें थोड़ी मतलब हम इन्फिनिटी के सीरीज के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि अब ऑड नंबर लिख दिया तो इसमें इवन नंबर का तो इवन नंबर नहीं है तो वो एज इट इज़ कम्प्लीट नहीं है। नहीं, ऑड नंबर अपने आप में जो है वो कंप्लीट है। ये संसार जितनी रचना हुई है इसकी, ये अपने आप में उतना कंप्लीट है। जितना ये स्पिल्स हुआ है, जितना ये अपने में लेके बैठा है, जो ये कर रहा है, ये उसमें अपने आप में कंप्लीट है। वो ब्राह्मण नेचुरल नंबर की सीरीज वो अपने आप में कंप्लीट है और नेचुरल नंबर से ही हम ड्राइव करे हुए हैं इस ऑड नंबर को, वो उसी का पार्ट है ये। तो ऑड नंबर के हिसाब से ऑड नंबर कंप्लीट है, क्रिएशन के हिसाब से ये क्रिएशन बिल्कुल कंप्लीट है, नेचुरल नंबर के हिसाब से वो नेचुरल नंबर बिल्कुल कंप्लीट है, पूर्ण ब्रह्मन के हिसाब से वो पूर्ण ब्रह्मन बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने ऑड नंबर इस संसार को, अब हमें सबट्रैक्ट करने की बात रही कि फिर अगर उस कंप्लीटनेस से इस कंप्लीटनेस को हम पूरा घटा भी दें, उस कंप्लीटनेस में इस कंप्लीटनेस को घटा भी दें तो फिर भी कंप्लीट बचा ही रहेगा। कैसे? हमने नेचुरल नंबर के सीरीज़ से ऑड नंबर को निकालना है। ऑड नंबर संसार को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर ब्रह्मन को, सुप्रीम रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी हम 1, 3, 5, 7 ये हमने जो निकाला था ये संसार थी, मान के चलो। अब तुम देखो, अब इसको तुम नेचुरल नंबर के जस्ट पास में लिखो, ठीक है? तो जब तुम इसको नेचुरल नंबर के बिल्कुल पास में रखते हो, बिल्कुल ऐसे करके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, फिर 1, 3, 5, 7 ऐसे करके तुम्हें एक नंबर जो 1 है उसके अपोजिट तुम्हें एक नंबर नेचुरल नंबर में मिलेगी। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके है, तो 1, 3, 5, 7 ऐसे करके है। तो 1, 3, 5 लेते हैं हम और 1, 2, 3, 4, 5 लेते हैं ऐसे करके। तो 1 को निकालो तो क्या बचता है? 2 बचा। 1 के जगह पे लिखना है हमें, 1 के जगह पे 1, 3, 5 ऐसे करके। तो 1 के जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, 3 के जगह पे हम 4 लिख सकते हैं, 5 के जगह पे हम 6 लिख सकते हैं, 7 के जगह हम 8 लिख सकते हैं, 9 के जगह हम 10 लिख सकते हैं, 11 के जगह हम 12 लिख सकते हैं, 13 के जगह हम 14 लिख सकते हैं, 15 के जगह हम 16 लिख सकते हैं। ऐसे हर ऑड नंबर के जगह पे जो हमारे नेचुरल नंबर से वो निकला है उसके सामने हम कोई एक नंबर और लिख सकते हैं। अब ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? ऑड नंबर अपने आप में इन्फिनाइट तक गई है, नेचुरल नंबर अपने आप में इन्फिनाइट तक गई है। अब ये 2, ये इवन नंबर जो बच रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये करके कहाँ तक जाएगी? तो मैं हर कॉरस्पॉन्डिंग ऑड नंबर के लिए एक इवन नंबर स्टिल लेफ्ट होगा, बचा रहेगा, ठीक है? हर कॉरस्पॉन्डिंग के लिए, हर नेचुरल नंबर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग ऑड नंबर थी। 1 के लिए 1, 2 के लिए 3, 3 के लिए 5, 5 के लिए 4 के लिए 7, 5 के लिए 9, ऐसे करके वो चलती रहेगी सीरीज। उसी तरह ये हर ऑड नंबर के जगह पे हमें जो नेचुरल नंबर से बचा है वो, तो उसके जगह पे हमें ये इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ये चलती रहेगी सीरीज इन्फिनाइट तक। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी देखो, क्योंकि वो सीरीज इतनी लंबी चलेगी कि इसका कोई इन्फिनाइट ऐसा नहीं है कि वो जाके कहीं रुक रहा है, वो चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। तो तुमने जितने नेचुरल नंबर लिखे होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें उतने ऑड नंबर मिल ही जाएंगे। तुमने जितने ऑड नंबर लिखे थे उतने कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें इवन नंबर मिल ही जाएंगे। तो ये सीरीज कहीं रुकनी नहीं है। वो कंप्लीट था, ये कंप्लीट था, अभी जो बच रहा है ये भी कंप्लीट है। तो मतलब that supreme reality is पूर्ण, natural number is पूर्ण, that this sansar, this reality is complete, this reality is पूर्ण, and even if this reality is subtracted from that complete reality, still पूर्ण remain, complete remains. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर भी वो पूर्ण ही रह जाता है। अब इसको हमने मैथमेटिकली समझ ली। अब बात थी कि पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, मुदच्यते मतलब स्पिल्स आउट। जैसे उल्टी करना नहीं होता है, जैसे मेरे शरीर में मेरा जब डाइजेशन सही नहीं होता है
जो हमारे कुछ अंदर कुछ ज़्यादा भर जाता है और वो मतलब वो हकबक होने लगता है, वो डोलने लगता है शरीर, मन सही नहीं रहता है, तो क्या करते हैं हम? उल्टी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिसबैलेंस्ड हो गए। मतलब डिसबैलेंस्ड नहीं कहेंगे, मतलब इसको लिटरली समझेंगे तो फिर मतलब उसमें दिक्कत आएगी कि डिसबैलेंस्ड क्यों हुआ। अभी इसको हम लोग और थोड़ा समझेंगे तब जाके इस पे क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो इसको बस अभी अभी इतना समझना है कि जब हमारा कुछ ऐसा भर जाता है अंदर, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, मटेरियल की बात कर रहा हूँ कि मटेरियल अगर कुछ ऐसा भर गया, डाइजेशन सही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मैंने खा ली, तो वो क्या होगा? मुझे मतलब मैं एक लालची इंसान हूँ, मुझे कहीं पे फ्री में खाना मिलने लगा तो मैं कहा कि जितना खा सकता हूँ खा ही लूँ। खा लिया पूरा, यहाँ तक खा लिया, ठीक है। अब मैं बाहर निकला, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी पे बैठा तो पेट मेरा ऐसे कर रहा है। अब मैंने खा तो लिया था लालच में, लेकिन अब क्या होगा? वो क्या होगा? वो स्पिल्स आउट होगा, वो निकलेगा मेरे अंदर से बाहर, क्योंकि वो ज़्यादा हो गया था। तो ये मटेरियली ज़्यादा हो गया था। अब तुम इसको समझो, क्योंकि पूर्ण रियलिटी को उपनिषदों में कंप्लीट रियलिटी को, अल्टीमेट रियलिटी को मटेरियल रियलिटी नहीं मानी जाती। ये मटेरियल रियलिटी क्या है? ये क्या है? ये मटेरियल रियलिटी है। इसको तुम बोलोगे ना मैटर है, इसको मैंने खा लिया और इसको मैं क्या करूँगा? ये मेरे को सही नहीं लगेगा, टेस्ट लगेगा क्या घटिया चीज़ खा ली, तो इसको मैं उल्टी कर दूँगा। तो ये मटेरियल उल्टी करना हो गया। बट क्या इसका फॉर्म वास्तव में मटेरियल ही है? ये क्वेश्चन है कि क्या इसका फॉर्म वास्तव में मटेरियल ही है? जैसे ये अभी इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इसके पहले ये इस फॉर्म में था, देख रहे हो? इस फॉर्म में, मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूँ, बट देखो ये इस फॉर्म में था, ग्रीन था, बिल्कुल अलाइव था। अब ये सूख के गिर चुका है और अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, समझ रहे हो? अब ये इस फॉर्म में, देखो इस फॉर्म में अब ये धरती पे चला गया। थोड़ा इसको और करते हैं मतलब क्लियर होने के लिए। अब देखो इसका फॉर्म एक ये भी है, बिल्कुल अब ये गलने लग गया है, और गल के क्या होगा? मिट्टी में जाके मिल जाएगा। फॉर्म जो है वो बदल रहा है, तो मटेरियल को तो मटेरियल मत मानो। ये अभी इस फॉर्म में है, बट ये ऐसी फॉर्म में था, ज़रूरी नहीं इसी फॉर्म में होगा, ज़रूरी नहीं। ये इस फॉर्म में आने के लिए इसने क्या क्या लिया? जड़ से पानी लिया, न्यूट्रिएंट्स लिए, सनलाइट लिया। देख रहे हो कितने सटल चीज़ें ली हैं। मतलब इसको तुम कह सकते हो कि ये एक एनर्जी का बंडल है, एनर्जी है वास्तव में ये। इसको तुम अभी जला दोगे तो ये बिल्कुल राख बन जाएगी और एनर्जी निकल जाएगी इससे। और उस राख को भी तुम चाहो तो एटम और प्रोटॉन को न्यूक्लियर फ्यूजन करके, जो कि अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है, कुछ खास एटम के साथ ही वो पॉसिबल होता है, तो प्लूटोनियम और यूरेनियम और दिस डैट करके। तो हाँ, तो लेकिन इसके भी एटम को हम चाहें तो वो कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें उतनी टेक्नोलॉजी और वो चाहिए। तो मतलब ये पूरी एनर्जी की एक बंडल है, समझ रहे हो? ये एनर्जी है। अब एनर्जी भी जो होता है वो मटेरियल होता है, उसको भी फिजिक्स में मटेरियल ही माना जाता है एनर्जी को। एनर्जी कोई डिवाइन या कॉन्शियसनेस चीज़ नहीं होती है। बट जो वो एनर्जी है, वो एनर्जी स्टिल सटल फॉर्म में रह सकती है। स्टिल सटल फॉर्म से वो कम आउट हो सकती है ना, बन सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने अभी उल्टी के बारे में समझ रहे थे, इसका ये मतलब नहीं होता है कि क्रिएशन को एज इट इज़ उल्टी कर दिया गया, जैसे ये अभी हमारे सामने है। अर्थ क्या है? अर्थ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर का परिणाम है। बिलियंस एंड मिलियंस ईयर का परिणाम है, आपस में सटलर, स्टिल सटलर फॉर्म ऑफ जो एटम हैं या फिर जो पार्टिकल हैं या जो गैस थे, उनके कॉम्बिनेशन का। और उसके पहले वो जो गैस बने, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो, उनके कॉम्बिनेशन से स्टार, देन स्टार का फ्रेगमेंटेशन, फिर वो टूटना, बिखरना, फिर ये सोलर सिस्टम का बनना, सोलर सिस्टम में एक स्टिल स्टार का होना, और फिर उससे फिर कुछ चीज़ें ठंडी होके प्लेनेट का शेप लेना, समझ लो। तो ये जो अर्थ है, ये तो स्टिल अभी अंदर से गर्म है ना, तो ये भी किसी स्टार का पार्ट हुआ करती थी।
और वो स्टार बनने का एक अपना प्रोसेस है, नेबुला, देन वो पहले गैस का वो फॉर्म, फिर वो आपस में कॉम्बिनेशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न जो अभी सन में अभी भी चलता है, एनर्जी उससे निकलती है। तो क्या होता है, 2 हीलियम हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं और फिर एनर्जी एक्स्ट्रा निकलता है। वो एनर्जी हमारे तक लाइट के सोर्स के रूप में आती है और उसका भी अपना पार्ट बनती है। तो वो लगातार वो फ्यूज़न चल ही रहा है, फ्यूज़न एंड फिजन बोथ, तो वो लगातार चल रहा है। वहाँ पे इतनी ऊर्जा है कि वो प्रोसेस चल पा रही है। ये उससे डिफरेंट होके ये ठंडा पड़ चुका है और अंदर में अभी भी इसके मोल्टेन स्टेट में आग और वो सारी चीज़ें जल ही रही हैं, जो वोल्केनो के रूप में कभी कभी आती हैं। तो ये मत समझिए कि ये मैटर एज इट इज़ मैटर था, ये मैटर एज इट इज़ मैटर है और ये एज इट इज़ मैटर होगा। फॉर्म बदलता रहता है। अभी जब साइंटिफिक थ्योरी आती है तो वो कहते हैं कि वो बिग बैंग तक जाती है बैक, और बिग बैंग बिल्कुल एक स्मॉल डॉट के जैसे, बिल्कुल डॉट भी नहीं कहेंगे उसको, इन्फिनाइट डेंसिटी एंड इन्फिनाइट मास, बिल्कुल मतलब किस स्पेस में रह सकता है उसकी इमेजिनेशन हम नहीं कर सकते, वहाँ पे फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता है। तो वो इस फॉर्म में भी थी, तो एनर्जी भी अपने किसी सटलर फॉर्म में थी। सुप्रीम रियलिटी को अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस के रूप में डिफाइन किया जाता है, और कॉन्शियसनेस को आप कोई उपाधि नहीं दे सकते, मतलब उसको कोई एट्रीब्यूट नहीं दे सकते कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अल्टीमेट चेतना जो है उसको आप उपाधि नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी जो आँखें हैं, आपकी जो सेंसेस हैं, वो हमारी जो सेंसेस हैं वो किसी खास पॉइंट तक जाके ही चीज़ों को नाप सकती है, माप सकती है। उसके आगे चीज़ें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, और उससे भी सटलर फॉर्म में रियलिटी काम करती है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती। तो हम यहाँ पे कुछ क्लेम नहीं करना चाह रहे, बट हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो फॉर्म हमें दिख रहा है, ये किसी और फॉर्म के थ्रू आई, और ये किसी और फॉर्म के थ्रू मतलब आई, और फिर उसके बाद ये अपने फॉर्म को बदल रही है, लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है, क्रियाएँ चल रही हैं। ये अर्थ भी किसी दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, इसकी सन की एनर्जी शांत हो जाएगी, ये भी बिल्कुल टकरा फकरा के फिर बिल्कुल एक डस्ट पार्टिकल बन जाए, और वो पार्टिकल फिर अपने सटल फॉर्म को बदल के एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाए, और फिर वो एनर्जी जब कोलैप्स हो यूनिवर्स, तो फिर वो अपने किसी फॉर्म में चले जाए। और मतलब ये बिल्कुल ये क्रिएशन की अवस्था है, कभी डिस्ट्रक्शन की भी अवस्था आती है। ये वे चीज़ें फिर वापस अपने सोर्स में लीन हो जाती हैं। बोले दैट इज़ कम्प्लीट, दिस इज़ कम्प्लीट, फ्रॉम दैट कम्प्लीटनेस दिस कम्प्लीटनेस हैज स्पिल्स आउट। ये उल्टी के जैसा बिल्कुल एक बाहर आया हुआ है। स्टिल इफ़ दिस कम्प्लीटनेस इज टेकन आउट फ्रॉम दैट कम्प्लीटनेस, दिस कम्प्लीटनेस रिमेंस, दैट कम्प्लीटनेस स्टिल रिमेंस सेम। वो अभी भी उतना ही पूर्ण है, उससे तुम ये निकाल भी दो फिर भी वो उतना ही पूर्ण रहेगा, जैसे हमने इन्फिनाइट नंबर का वो सीरीज देखा था। तो एक तो बात ये हो गई कि जब हमारे अंदर कुछ चीज़ें भर जाती हैं तो उसको हम लोग बाहर करते हैं अंदर से, तो उसको आप ऐसा मत समझना कि वो मटेरियली ही बाहर हो रहा है, किसी और फॉर्म में भी बाहर हो सकता है। हम उस पर भी नहीं जाएंगे, हम नहीं जानते उसके बारे में, बट हम डाउट कर रहे हैं, हम क्यूरियस हैं उस चीज़ को जानने के लिए, तो हम जिज्ञासा कर रहे हैं, हम उसके क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। तो हो सकता है, इतना तो हमें पता है कि ये फॉर्म अलग अलग हो सकता है। चलो, तो इस पॉसिबिलिटी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि ये मटेरियल नहीं होके कॉन्शियसनेस पे है और किसी और सटलेस्ट ऑफ सटल स्टेट की बात है, तो इसको उस स्टेट के रूप में देखेंगे कि कैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से निकलने के बावजूद भी वो कंप्लीट रहता है। इसमें एक एग्जांपल हो सकता है कि कोई जब प्रेम के कारण, लव के कारण, अपने पूरे स्वभाव के कारण कोई काम करता है, तो वो खाली नहीं होता है, वो फिर भी भरा हुआ रहता है। जैसे तुम किसी इंसान को कहो चलते हुए कि तुम्हें मैं 1000 रुपये दूंगा, तुम्हें बस बैठ के एक पेंटिंग का वो लेना है और तुम्हें वो पेंटिंग करनी है, मैं तुम्हें दिन का 1000 रुपये दूंगा। वो उसको काम के जैसा समझेगा और वो 7-8 घंटे बिताने की कोशिश करेगा और कुछ ना कुछ वो करेगा, क्योंकि तुम उसको पैसा दे रहे हो, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो 8 घंटे लेके ब्रश और पेन कुछ ना कुछ करता रहेगा। बट वही तुम समझो कि कोई सिर्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है वो काम को, उसको ना जग की ख्याति चाहिए ना मनी चाहिए, वो उसका
अपना परिणाम है, बात का परिणाम है, लेकिन वो बस प्रेम से वो चीज़ को कर रहा है, तो तुम उसको कभी बोल सकते हो कि ये टाइम उचित नहीं है, ये तुम 8 घंटे से क्यों बना रहे हो, या तुम 10 दिन से इस काम पे क्यों लगे हो, तुम बोर नहीं होते, तुम परेशान नहीं होते, तुम खाली नहीं होते अपने आप में, तुम एक के बाद एक पेंटिंग बनाए चले जाते हो, तुम एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए चले जाते हो। मान के चलो कोई साइंटिस्ट है, कुछ किसी में इसको ऐसा इंटरेस्ट है, ऐसा लव है उस चीज़ को, उस चीज़ के प्रति, तो या तो कोई मान के चलो कोई सोशल वर्कर है, बिल्कुल सच्चा वाला, दिखाने वाला नहीं, तो उसको तुम बोलोगे कि तुम भाई इतना हेल्प क्यों करते हो, तुम इतना जगह पे क्यों जाते हो, तुम इतने लोगों की क्यों करते हो, तो वो अपने आप में ये नहीं कहेगा कि मैं कभी खाली हो जाता हूँ, मैं कभी थक जाता हूँ। और तब फिजिकल थकान तो होती है, फिजिकल मटेरियल चीज़ों से उसको रिलेट नहीं कर सकते हम, यही दिक्कत है। फिजिकल थकान तो होगी, अगर मैं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक कुछ काम करूँगा तो मैं फिजिकली थकूँगा, मुझे नींद की आवश्यकता होगी, मैं जाके सोऊंगा, वो बात अलग है। बट मेरी मेंटली थकान नहीं होती है, मेंटल थकान इज़ डिफरेंट थिंग। वही मैं कह रहा हूँ कि जो कॉन्शियसनेस की थकान है कि मुझे कोई काम दे दिया गया, तुम अभी 1 साल तक पढ़ाई करो, और मैं पढ़ाई क्यों करूँ, मुझे पता ही नहीं पढ़ाई मैं क्यों करूँ। पढ़ाई करोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम ये क्लास पास कर जाओगे, तो मुझे कुछ कुछ लालच दिए गए, तो मैंने फिर वो किया ऐसे करके। बट मुझे कोई कुछ कहे, मतलब बिना कहे अगर मुझे कोई काम ऐसा समझ में आ गया जो करने लायक है और जो मेरे बिल्कुल हृदय से आ रही है, तो मुझे उसकी आवश्यकता है, किसी लालच की आवश्यकता है उसमें, कि तुम कहोगे तभी मैं करूँगा, और मैं सुबह उठूँगा तो उस मोटिवेशन के साथ करूँगा कि मुझे कल को क्या मिलेगा। वो तो मेरा स्वतः एक मोटिवेशन हो जाएगा, और स्वतः वो मैं कभी थकने वाला नहीं। सोऊंगा और मैं उठूँगा जल्दी और कहूँगा कि वो चीज़ कहाँ है, वो मुझे करना है, वो कैसे होगा। मेरी मेंटली मैं नहीं थकूँगा। तुम इस चीज़ को कैसे रिलेट करके देख सकते हो। तुम्हें बचपन में पढ़ने को कहा जाता था और तुम्हें मान के चलो ड्राइंग करना बहुत पसंद होता था, तो तुम उसको बार बार तुम उसके और जाते थे और तुम फिर भूल जाते थे सब कुछ, कितना मज़ा आता था उसमें, और तुम चाहते थे कि वो मैं करता रहूँ, तो उसमें तुम मेंटली नहीं थकते थे। बट ये भी एक बैड एनालॉजी है, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन अभी बहुत ख़तरनाक क्रिएटिविटी जब आपकी होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में, तो वो क्रिएटिविटी नहीं थकती है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। वो क्रिएटिविटी बहुत बहुत अंदर से आती है, बहुत सटल स्टेट ऑफ बीइंग से आती है, बहुत सटल स्टेट ऑफ बीइंग से आती है। इसीलिए वो अपनी ऊर्जा कायम रखती है, वो निकाल देने के बावजूद भी उतनी ही भरी रहती है। कोई साइंटिस्ट जब काम करता है तो उसको वो थकान नहीं होती है, वो फिजिकली थकता है, मेंटली नहीं थकता। वो इतना इंटरेस्ट से भरा होता है उसके प्रति। कोई पेंटिंग कर रहा होता है इंटरेस्ट से, तो वो इतना इंटरेस्ट से भरा होता है उस चीज़ के प्रति, भरा नहीं होता है वो, शायद वो होता ही नहीं है। किसी ने पूछा था रविंद्रनाथ टैगोर से कि आप इतना लिखते हो, इतनी कविता करी आपने, इतनी चीज़ें लिखी, तो आपसे कभी गलतियाँ नहीं होती, आप गलतियाँ नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा था कि आप गलतियाँ नहीं करते हो, या फिर आपको वो चीज़ें ख़राब नहीं लगती हैं कि आपने ये क्या लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि जब मैं होता हूँ तो मुझे वो घटिया लगती हैं, कभी ख़राब लगती हैं, कभी लगती हैं क्या लिख दिया, इतना मज़ा नहीं आता है, और गलतियाँ भी हो जाती हैं, उसको काट भी देता हूँ। लेकिन जब मैं नहीं होता हूँ तो वो चीज़ें एक बार में ही बिल्कुल इतनी परफेक्ट हो जाती हैं कि मैं उसको मतलब लिखते लिखते ही जॉयफुल हो जाता हूँ, आनंद से भर जाता हूँ। लिखने के बाद पढ़ता हूँ तो जो आनंद से भर जाता हूँ, बहुत दिन बाद पढ़ता हूँ तो भी आनंद से भर जाता हूँ, सुनता हूँ तो आनंद से भर जाता हूँ। इसको तुम समझ रहे हो कि बहुत गहराई से, फिजिकल नहीं, मेंटल भी नहीं, जब वास्तव में तुम्हारा कोई स्टेट ऐसे, वृत्तियाँ ऐसे तुम्हारी बचती ही नहीं हैं, जब तुम ही गायब हो जाओ किसी काम को करते करते, प्यार करते करते, किसी के प्रेम में या किसी के प्यार में, किसी कर्म में, जब तुम ही ना रहो, तो क्रिया अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट होके निकलती है। और मतलब वो जितनी परफेक्शन को छू पाए, लेकिन वो उतनी परफेक्शन को छू के निकलती है, और फिर भी वो आनंद में रहती है, बिल्कुल एक ब्लिस स्टेट में रहती है। इट इज़ नॉट लाइक रिलेटिव हैप्पीनेस एंड पेन,
प्लेजर एंड पेन, पेन हुआ तो प्लेजर हुआ, प्लेजर मिला तो पेन का पता चल रहा है, पेन हो रहा है तो प्लेजर का पता चल रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, नॉट रिलेटिव। और प्लेजर हुआ तो फिर पेन होगा किसी तरीके से, वो रिलेटिव फिनोमेना है। अगर तुमने किसी चीज़ से प्लेजर लिया, खाने से प्लेजर लिया मान के चलो, तो पेट भर जाएगा तो वो फिर, और ज़्यादा खा लोगे तो वो दुख बन जाएगा, और पेट भर जाएगा और उसके बाद भी वो दुख बन जाएगा कि वो स्वाद फिर से क्यों नहीं आ रहा है, और फिर भूख लगेगी तो फिर वो दुख बन जाएगा। वो रिलेटिव फिनोमेना है। बट जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से वो क्रिएटिविटी जन्म लेती है, जहाँ से वो तुम्हारा आनंद के साथ कर्म जन्म लेता है, जब तुम उस प्रेम में लीन होते हो, बिल्कुल तुम लीन होते हो, मतलब तुम नहीं रहते हो, तो वो फिनोमेना अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। यू आर कंप्लीट, दैट विच इज़ कमिंग आउट ऑफ यू इज कंप्लीट, एंड इफ स्टिल दैट विच कमिंग आउट ऑफ यू इज टेकन आउट ऑफ यू, स्टिल यू विल रिमेन कंप्लीट। थोड़ी सी भी इसकी अगर झलक समझ में आ जाए, तुम इसको थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पाओ। अगर तुमने कभी जीवन में किसी से प्यार किया हो, या फिर तुमने कभी कोई ऐसा काम तुम्हें बहुत पसंद आया हो जो तुम बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ करना चाहते थे, नॉट अबाउट एनी लालच, नॉट अबाउट एनी मनी, नॉट अबाउट एनी काइंड ऑफ कि तुम्हें उससे पर्पसफुली क्या मिलने वाला है, बट तुमको वो करते में ही बहुत आनंद आया। इसके बैड एनालॉजी भी हो सकते हैं, मान के चलो कुछ बहुत मतलब ऐसे काम हो सकते हैं जो मतलब वो नहीं हो, लेकिन मतलब वो उसके डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठे। जैसे किसी को शराब पीने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो प्लेजर है, दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस। वो तुम करते हो, करके तुम किसी चीज़ के साथ इंड्यूस्ड होके, इंटॉक्सिकेट होके, फिर तुम्हें वो प्लेजर स्टेट फील होती है, और फिर वो खो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैंने वो बोला कि कोई बिना पर्पसफुली तुम्हें कभी किसी चीज़ को करते हुए, मान के चलो कभी बहुत लोगों का ऐसा होता है कि तुम किसी की हेल्प करके तुमको अंदर से ही बहुत खुशी मिलती है, बाहर की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी के कहने की या किसी के नज़र में अच्छा बनने के लिए आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अंदर से ही बहुत अच्छा फील आता है। या फिर तुम्हें कोई और काम करके बहुत अच्छा फील आता है, दैट मे बी एनीथिंग, नॉट लाइक अबाउट इथिक्स कि अच्छा वो काम बुरा काम, सो कॉल्ड कोई भी काम तुम्हें करके जो बिल्कुल अंदर से ऐसा फील आता है, और तुम फिर भी भरे रहते हो उसको करने के लिए, अगली सुबह उठते हो उसी मोटिवेशन के साथ कि मैं उसको करूँगा उसी, तो उस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी की बात करी गई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम्हें खो के पाना होता है वो खुशी, कुछ खोते हो तो तुम कुछ पाते हो, वो क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजन होना, क्रिएशन होना, और क्रिएशन अपने आप में हर पल नया होता है, हर पल नया होता है। अभी जब मैंने बोला था वो पास्ट बीत गया, जब मैंने बोलना स्टार्ट किया था। अभी मैं जो हूँ प्रेजेंट में, ये इस समय भी क्रिएशन इतनी ही नई है जितनी वो उस समय अपनी नई थी, लेकिन वो नया ख़त्म हो गया और अभी ये बिल्कुल नया है। सृजन, क्रिएशन अपने आप में लगातार चलने वाली फिनोमेना है, वो चल ही रही है ये क्रिएशन। अभी कितने सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इधर कंबाइंड होके क्या तो क्या हो गए होंगे, और क्रिएशन लगातार अपने आप में नई बनी हुई है। ये बिल्कुल नहीं है, ये प्रक्रिया चल ही रही है। तो उस प्रकार की क्रिएशन की बात कर रहा हूँ कि वो क्रिएशन मतलब सृजन शक्ति, वो सृजन करे चली जा रही है, और फिर भी वो अपने आप में उतनी ही शक्ति के साथ भरी हुई है। पेंटिंग वाला एग्जांपल है तो किसी महान पेंटर या महान पोइट, कविता लिखने वाले, अभी तुम कविता लिखना चाहो, मैं कविता लिखना चाहूँ, कुछ नहीं आएगा मन में, लेकिन देयर स्टेट ऑफ बीइंग इज समथिंग मतलब डिफरेंट। और रियल कविताओं की बात कर रहा हूँ, जिनको दुनिया की प्रमाण की और वो मतलब एप्रिसिएशन की, पैसे की, रॉयल्टी की, उसकी कदर नहीं है। वो बस करे चले जा रहे हैं, और बेस्ट चीज़ें उन्होंने ही करी हैं, चाहे वो पिकासो हो, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो। उनसे वो हो जाता है, वो होता चला जाता है, और तुम बाद में उसको अप्रिशिएट करने के करते हो कि वो उन्होंने क्या कह दिया, या क्या कर दिया, क्या लिख दिया, क्या बना दिया। एक से एक पेंटिंग बनाने वाले ने कभी ये उम्मीद करके नहीं बनाई थी कि वो दुनिया की नज़रों में बिल्कुल खटक जाएगी, बिल्कुल लोग उसका वो करने लग जाएंगे। उनके अधिकतर लोगों के जीवन में ऐसा ही हुआ है कि वो उनके मरने के बाद ही उनकी चीज़ें
लोगों ने अप्रिसिएट करी हैं, क्योंकि उस समय उनको वो तुम्हारी से उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो इतना बेहतर कर पा रहे थे, इतना बेहतर बना पा रहे थे। तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी उनको, वो करने के लिए कर रहे थे और वो फिर भी उतने ही कंप्लीट भरे हुए थे। दो फिज़िकल थकान इज़ डिफरेंट थिंग, मेंटली तुम नहीं थकते, तुम उतने ही कंप्लीट रहते हो। अगर तुम प्रेम से किसी कार्य को करते हो, किसी कर्म को करते हो, उतने ही कंप्लीट रहते हो। तुम प्रेम में रहते हो, तुम कभी प्यार में भी रहते हो, तो तुम देखना कि वो नयापन बिल्कुल हमेशा ज़िंदा रहता है। दो मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रेम ही है एब्सोल्यूट, बट स्टिल यू कैन मेक एनालॉजी ऑफ इट, कि तुम महीना 2 महीना जब तक तुम्हारा मोह भंग नहीं होता, तब तक तुम्हें वो नयापन हमेशा लगा रहता है। वो जानने की उत्सुकता, वो देखने की उत्सुकता, वो मिलने की उत्सुकता, वो चैट करने की उत्सुकता, वो बात करने की उत्सुकता, कुछ ना कुछ नया लगा रहता है। मैं मतलब कुछ ना कुछ नया नहीं, वो नयापन ही रहता है हमेशा। और इसलिए तुम्हारा वो नयापन के कारण उसके प्रति इतना अटैचमेंट और इतना उसको पाने की शिद्दत तुम्हारी बढ़ भी जाती है, मतलब हमारी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वो नयापन नहीं जाता है। और धीरे धीरे जब तुम्हें वो मिल जाए तो फिर वो नयापन धीरे धीरे ढलने लगता है, क्योंकि तुम फिर चीज़ों से अलग वे में रिलेट होने लगते हो, मटेरियली, फिज़िकली, मेंटली। और उसके पहले वो चीज़ें मेंटली होती हैं और मेंटली से भी बिल्कुल कुछ और लेवल पे वो फिनोमेना चल रही होती है, जो वो नयापन को बनाए रखता है। और प्रेम को गाने वाले ने हमेशा यही कहा है ना कि प्रेम बिल्कुल नया है, अभी अभी है, इसी समय है। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्रिएटिविटी, subtlest of the subtle phenomena of you that is possible within you, जो तुम्हारी खुद की पॉसिबिलिटी है। तुम जब उस स्टेट ऑफ बीइंग में रह के चीज़ें करते हो, तो प्रैक्टिकली चीज़ें बिगड़ती हैं, बनती हैं, होती हैं, नहीं होती हैं, प्रैक्टिकली बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन अंदर से तुम उतने ही भरे हुए रहते हो, हर समय, हर वक्त, 24 घंटे, सुबह शाम दोपहर उतने ही भरे रहते हो, क्योंकि तुम्हें कुछ तुम्हें मतलब दृश्य हुआ ऐसा, कुछ तुम्हारी स्टेट ऑफ बीइंग ऐसी हुई है कि वो घटता ही नहीं। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आत्मन इज ब्रह्मन, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, दैट इज़ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इन वेदांत, इन उपनिषद, यू कैन से अद्वैत वेदांत और इन द उपनिषद। वो आत्मन को ही उसको रिलेट किया गया है, उस डैट इन्फिनिट से दिस इन्फिनिट को रिलेट किया गया है, डैट कंप्लीट से दिस कंप्लीट को रिलेट किया गया है। तो तुम्हारी जब सारी ये वृत्तियाँ, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बिल्कुल जब खाली होती है, तो तुम उतने के उतने भरे हुए, तुमसे सब कुछ छीन जाए फिर भी तुम भरे हुए, तुम्हारा सब गिर जाए फिर भी तुम भरे हुए, तुम्हारे सामने सब बिगड़ जाए फिर भी तुम भरे हुए, तुम हार जाओ फिर भी तुम भरे हुए, तुम जीत जाओ फिर भी तुम वैसे ही भरे हुए। मतलब वो प्रैक्टिकल पर्पस जो क्रिएशन का है, वो फिनोमेना, वो खेल ऐसे ही चलता रहता है। और तुम्हारा स्टेट बिल्कुल एक 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 मतलब अनजाना सा, अनजानी सी दुनिया में जाके खो जाती, स्थापित रहती है, बिल्कुल एकदम एज इट इज़ रहती है, हर पल नई रहती है, हर पल सुंदर रहती है। सत्यम शिवम सुंदरम। और प्रैक्टिकली ये सब कुछ तुम मतलब ये सब कुछ होता चला जाता है, ये करता चला जाता है, ये हो गिरता है, बढ़ता है, तुम बोलते हो हाँ ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ, लेकिन अंदर फिर भी कुछ ऐसा रहता है सटलेस्ट ऑफ द सटलेस्ट में कि वो उसका कुछ नहीं होता है, उसका कोई नाश नहीं होता है, वो एब्सोल्युटली बना रहता है। सारी फिनोमेना उस पर्दे के पे परफॉर्म होती हैं, वो पर्दा बिल्कुल ऐसा एज इट इज़ अपने आनंद में, खालीपन में अपने आप में एक आनंद है। जब तुम उस खालीपन को जानते हो ना कि तुमने बॉडी नहीं, तुम ये प्राण नहीं, तुम ये मन नहीं, तुम ये बुद्धि नहीं, तुम ये चित्त नहीं, तुम ये अहंकार नहीं, वो जो बचता है ना, वो अपने आप में हमेशा बिल्कुल कंप्लीट होता है। और उसी के फाउंडेशन में से, उसी के होने से ये सारी क्रियाएं फिर अपने आप में चलती हैं। स्पिल होता है, स्पिल्स आउट होता है। और मैंने बताया था कि एक स्पिल्स आउट हुआ कि अब बेचैनी से,
उल्टी लग रही है, ख़राब लग रहा है मन, ज़्यादा खा लिया तो मुझे उल्टी करने का मन किया। क्रिएशन और क्रिएटर का रिलेशन ऐसा नहीं है। देखो, क्रिएशन अपने आप में क्रिएटर है। क्रिएटर और क्रिएशन नॉट टू डिफरेंट थिंग कि कोई बाहर से उल्टी करके और फिर अंदर है, मतलब वो बाहर देख ही रहा है। इट इज़ इन द क्रिएशन, स्टिल इट इज़ डिटैच फ्रॉम द क्रिएशन। इसको आप कैसे समझें? माँ के पेट में जब बच्चा है, वो पूरी माँ ही है, वो बच्चा है। इसको भी हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं। इसको हम दो में डिवाइड भी कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि एक होल बॉडी है, जो माँ और बच्चा भी एक, मतलब वो प्रोसेस में करते बनते वो दो डिस्टिंक्ट एंटिटी लग रहे हैं। लेकिन जब तक वो बच्चा फॉर्म हो रहा है, बन रहा है ऐसे करके, तो वो हम कह सकते हैं कि एक होल बॉडी है वो। ऐसे ये दिस इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट अ राइट एग्जाम्पल, नॉट अ गुड एनालॉजी। बट स्टिल इसको हम ऐसे समझते हैं कि क्रिएशन जो है वो, क्रिएटर जो है वो क्रिएशन से डिफरेंट फिनोमेना नहीं है। ये उतना ही मौजूद था, ये उतना ही बनने के बावजूद भी मौजूद है, और ये इतना ही बिगड़ने के बावजूद भी मौजूद रहेगा। इसको ऐसे समझो। क्रिएशन इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्रिएटर। ये क्रिएशन के पास पूरी डीएनए है अपने आप को सस्टेन करने की, चलने की, करने की। और क्रिएटर इसके हर, अभी हम जब फर्स्ट श्लोक देखेंगे ईसा उपनिषद का, तो उसमें है, मैं उसको यहीं पे रीड आउट कर देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। ईसा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। आगे का है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता माह गिरिदा कस्यस विद्नम। उसका फर्स्ट श्लोक, मतलब फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। ईसा मीन्स दैट डिवाइन, दैट ultimate reality. Vasyam is pervading, perfuming. Not कि इसमें ईसा है, मेरे में ईसा है, ऐसा नहीं। pervading, ईसा वास्यम इदम सर्वम। all these which you can see, which you can feel, which is there, हर चीज में ईसा pervaded है, बिल्कुल perfumed है, inhabited है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक एंटिटी, जैसे कहते हैं ना कि भगवान सबके हृदय में वास करता है, ऐसा नहीं है। ईसा वास्यम, वो बिल्कुल परवेड है, फुल बॉडी, फुल क्रिएशन में वो परवेड है। ईसा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। ऑल दिस इन द मूविंग यूनिवर्स, ये जो हलचल भरी दुनिया में तुम्हें दिख रहा है, उसमें वो यूनिवर्सल मोशन, वो यूनिवर्सल इन्फिनाइट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी परवेड कर रही है। बिल्कुल जैसे तुम एक कमरे में परफ्यूम कर देते हो तो पूरा कमरा बिल्कुल ऐसे कैसे फ्रेगनेंट हो जाता है, तो वैसे ये परवेड कर रही है। वास नहीं, ऐसा वास नहीं है कि यहाँ पे बैठ गई है, इस पे ये यहाँ पे ईसा है और ये सब कुछ मैटर है। वास्यम बिल्कुल परवेड कर दे रही है, बिल्कुल हर चीज़ से। तो क्रिएशन और क्रिएटर का रिलेशन वैसा है। क्रिएशन हैविंग द, जब वो ट्रूथ क्रिएशन पे काम कर रही है तो इस पे वो हैविंग ऑल द इंटेलिजेंट, कि उसको कैसे, क्या, कहाँ, कैसे, किस तरह से बनना भी करना है। अभी मैं उस उल्टी की बात कर रहा था, चलो देखते हैं। तो जब कोई, तुम कहते हो कि तुम पेंटिंग क्यों बनाते हो किसी बहुत बड़े महान पेंटर से, या तुम कविता क्यों लिखते हो, तुम ऐसे गाने क्यों गाते हुए फिरते हो, तुम भजन ऐसे क्यों करते हो, तुम उसको पूछोगे तो वो क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? आउट ऑफ जॉय, आउट ऑफ जॉय। ये सब मैं आउट ऑफ जॉय करता हूँ। ये करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, या मिलने की आशा नहीं है। मिल जाए वो अलग बात है। ये करने से मुझे कुछ मिलने की आशा नहीं है। आशा रहती तो शायद ये जॉय होता ही नहीं, कि कुछ आशा है मन में, ये करूँगा, लोग देखेंगे, कुछ मुझे देंगे, या फिर कुछ मेरी तालियां बजाएंगे। मैं करते हुए सब भूला हुआ हूँ। पेंटिंग बना रहा हूँ और मैं वहाँ पे मौजूद ही नहीं हूँ, बस वो क्रिया हो रही है और वो अपने आप में इतनी ब्लिसफुल क्रिया है कि वो मैं छोड़ ही नहीं, मतलब वो तो उसको मैं, मतलब वो ना करूँ, इसके लिए मुझे कोई सवाल नहीं है।
तुम पूछते हो कि तुम करते क्यों, मैं ना करूं इसके लिए मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैं क्यों ना करूं। ये करते हुए इतनी आनंद है, भजन गाते हुए इतना आनंद है, पेंटिंग बनाते हुए इतना आनंद है, लोगों की हेल्प करते हुए इतना आनंद है कि वो क्रिया अगर मैं ना करूं तो मैं परेशान हो जाऊंगा कि मैं मेरे से वो क्यों नहीं हो रहा है। अभी तुम पूछते हो कि तुम वो कर क्यों रहे हो, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे ये मेरे ये प्रश्न नहीं है, तुम्हारे प्रश्न हैं। मैं तो करके ही मतलब बिल्कुल एक अहोभाव में स्थापित हो जाता हूँ, मतलब करते हुए स्थापित रहता हूँ। तो उसी तरह से जब हम इसको चेतना के स्टेट पे समझेंगे तो कहा जाता है कि वो जो ब्लिस है, वो जो आनंद है, वो अपने आप में इतना भर गया, इतना आउट हो गया कि वो अपने से स्पिल्स आउट हो गया। लीला कहते हैं इसको, क्रिएशन को लीला कहते हैं। औरबिंदो ने इसको डिवाइन प्ले, जॉयफुल एक्ट कहा है, आनंद की लीला कहा है। सत्यचिद आनंद का वो लीला के चलते ये बिल्कुल क्रिएशन स्पिल्स आउट हो जाती है। खुद में इतना वो क्रियाएं भर जाती हैं कि वो बाहर निकलना चाहती हैं, अपने से मैनिफेस्ट होना चाहती हैं। जैसे मैं अंदर किसी ख्याल में, किसी भाव में बिल्कुल फूट रहा हूँ तो क्या होता है, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। अभी ये मेरे से मैनिफेस्ट हो रही हैं, होना चाह रही हैं, निकलना चाह रही हैं, कविता के माध्यम से, किसी कला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, समझ रहे हो, किसी क्रिया के माध्यम से। वो इतना अंदर भर रहा है ना कि वो मैं उस महसूस कर रहा हूँ उतना ना कि मैं उसको अंदर रखूँगा तो मैं शायद मैं जकड़ जाऊँगा बिल्कुल। मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो अपने आप में वो, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी तो वो उनके से जो वो घटना बाहर निकली तो वो बाहर निकल के ही मतलब आनंद, मतलब वो मतलब स्टेबल हुए। नहीं तो वो अंदर इतना वो भर जाता कि अगर वो नहीं कुछ होता तो दिक्कत थी। तुम पूछते हो कि कुछ क्यों हुआ तुमसे, क्यों करते हो तुम कुछ, क्यों बनाते हो तुम पेंटिंग, क्यों लिखते हो तुम कविता, क्यों लिखते हो तुम इतने सुंदर सुंदर आध्यात्मिक गाने या फिर कुछ भी। मैं ना, मेरे लिए क्वेश्चन वो नहीं है, मेरे लिए क्वेश्चन है कि मैं ना निकालूं तो मुझे दिक्कत होगी, घुटन होने लग जाएगी। मेरे से ये निकल रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, मैं भर गया हूँ अंदर बिल्कुल। जिससे तुम खुशी और सुख और दुख दोनों में तुम इतने भर जाते हो कि आंखों से झरझर झरझर आंसू निकलने लगते हैं। तुम कहते हो कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो इतने खुश हो। बोले कि ये खुशी इतनी भर गई है कि अगर ना निकले तो ये अपने आप निकल रही है, ऑटोमेटिक फिनोमेना, मेरे बस में नहीं है वो। ये आउट ऑफ जॉय निकल रही है। दुखी भी होते हो तो मतलब आंसू निकल जाते हैं ऐसे, खुश भी होते हो, बहुत ज़्यादा जॉय से भरते हो तो भी लगता है वो पचता नहीं है, डाइजेशन नहीं होती है उसकी कि इतनी खुशी कैसे, इतना प्रेम कैसे, इतना आनंद कैसे, वो निकल जाता है, वो मैनिफेस्टेशन हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्। The moving universe, whatever in this moving universe, all is pervaded by the God, that infinite God, that complete God, that divine movement. Yat kinch jagatyam jagat, the moving universe, all is pervaded by the God. आज के लिए इतना ही, नमस्कार।